नमस्कार। कक्षा 10 गणित मैं हरिश्चंद्र सिंह डीएवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लखौरा गणित की कक्षा में ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति के कुछ शिक्षण बिंदु हैं। उन शिक्षण बिंदुओं को क्रमबद्ध तरीके से हम उन बिंदुओं पर विचार, उन पर प्रश्न, उनके विचारणीय बिंदुओं पर हम आज आपको साथ अध्ययन करेंगे। पहला बिंदु है ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति क्या है उसके बारे में। निर्देशांक ज्यामिति क्या है? एक तल पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारण करने के लिए हमें निर्देशांक अक्षों की एक युग्म की आवश्यकता होती है। निर्देशांक अक्ष दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक्स अक्ष, नंबर 2 वाई अक्ष। नंबर 1 एक्स अक्ष, नंबर 2 वाई अक्ष। एक्स अक्ष के निर्देशांक को हम भुज कहते हैं। एक्स अक्ष के निर्देशांक को हम भुज कहते हैं और वाई अक्ष के निर्देशांक को हम कोट कहते हैं। इसलिए ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब दोनों एक साथ होते हैं तो एक युग्म बन जाता है। युग्म का अर्थ होता है पेयर, जोड़ा, अर्थात एक्स और वाई ये दोनों ही मिलकर कहलाते हैं निर्देशांक। अर्थात इसको इस प्रकार से भी हम परिभाषित कर सकते हैं। एक्स अक्ष पर मान ज्ञात करने के लिए उसके मानों को ज्ञात करने एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक x और 0 होते हैं। एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए उस बिंदु के निर्देशांक x और 0 होते हैं। इसी प्रकार से y अक्ष पर उनके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम y अक्ष पर किसी भी बिंदु के निर्देशांकों को ज्ञात करेंगे तो उसका मान 0 और y होगा। इस प्रकार हमने ये लिखा है। निर्देशांक ज्यामिति क्या है? एक तल पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें निर्देशांक अक्षों, अभी मैंने बताया था अक्षों के एक युग्म की आवश्यकता होती है जिसे निर्देश कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, यहाँ मैंने चित्र के द्वारा आपको दर्शाया है कि x2 एक्स अक्ष, x और y अर्थात किसी समतल पेज को हम लें, पेपर को लें, कॉपी के पेज को लें तो कॉपी के पेज को हम 4 भागों में विभाजित कर दें तो आपकी 4 भागों की स्थिति इस प्रकार से होगी 1 2 3 4। अब मैंने देखिए चित्र के माध्यम से इस 4 भागों में चूंकि विभाजित किया गया है इसलिए इस पूरी आकृति को चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश में प्रथम भाग जहां पर x अर्थात भुज और y जो कोट कहलाती है, x और y दोनों के मान सदैव धनात्मक होते हैं। अर्थात हमने यहाँ पे दर्शाया है x का मान और y का मान। यहाँ पे हम देख लें ये x और y होगा। अर्थात भुज और कोट दोनों के मान प्रथम चतुर्थांश में धनात्मक होते हैं। इसलिए इनको बताने की आवश्यकता है क्योंकि ये धनात्मक और ऋणात्मक ये चिन्ह जानना आपके लिए अति आवश्यक है। आगे हम जब आगे वाला बिंदु पढ़ाएंगे तो उसमें इन चिन्हों का उपयोग किया जाता है। तो आपने प्रथम भाग को, प्रथम चतुर्थांश को, प्रथम कोड को जान लिया कि इसमें x और y दोनों कैसे होते हैं? धनात्मक होते हैं। अब आते हैं इसी का दूसरा भाग। इसमें देखिए सेकंड भाग, इसमें x, इसको x और ये y प्रथम
माइनस है और द्वितीय प्लस है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भुज का मान ऋणात्मक आता है और कोट का मान धनात्मक आता है, अर्थात 0 आपने शायद 6 क्लास में पढ़ी हो, एक नंबर लाइन होती है, उसको इस प्रकार से 1 2 3 4 इस प्रकार से माइनस है, इधर माइनस होते जाता है, इधर प्लस होता जाता है, उसी प्रकार का हमने उपयोग किया है। यहाँ पे 0 इस पे आते हैं, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों ही एक बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, अर्थात प्रतिच्छेद करते हैं। वो बिंदु है ओ बिंदु कहलाता है मूल बिंदु। क्या कहलाता है? मूल बिंदु। मूल बिंदु पे ना ही एक्स के मान होते हैं और ना ही वाई के मान होते हैं, अर्थात ना ही भुज होगा और ना ही उस पर कोट होगी, अर्थात वहां पर दोनों बिंदुओं के मान एक्स और कोमा दोनों मान कैसे होंगे? शून्य होंगे। तो यहाँ पर मूल बिंदु जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, उस बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। समझ गए होंगे? अब हम दूसरे कोड की तरफ आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस और प्लस, अर्थात यहाँ पे भुज का मान माइनस में होता है सदैव, एक्स का मान माइनस में होता है और वाई का मान प्लस में होता है। अब देखिए आप, ये आपकी एक्स डैश है, ये आपकी भुज का अर्थ भुजा से होता है, इसकी 2 भुजाएं हैं, ठीक है, इसकी 2 भुजाएं हैं। एक्स अक्ष के जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे वो क्या वाई बनता जाएगा, उसको हम चित्र के आधार पर कह सकते हैं, अर्थात वो दूरी है। क्या है? वो दूरी कहलाती है। ओ से ऊपर की ओर जैसे जैसे आप बढ़ेंगे वो कहलाती है दूरी कहलाती है। ये आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से अब हम तृतीय चतुर्थांश में आते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पर नीचे की ओर जैसे बढ़ते हैं, ऊपर की ओर 4 भाग है, ऊपर की ओर और नीचे की ओर। जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़ते हैं तो देखें तृतीय भाग में यहाँ पर एक्स का मान और वाई का मान, दोनों के मान कैसे आते हैं? एक्स का मान और वाई का मान, एक्स अक्ष भी 0 होगा और वाई अक्ष भी 0 होगा। इस प्रकार से माइनस माइनस का कोड है, एक्स और वाई, एक्स निर्देशांक माइनस में और वाई निर्देशांक भी माइनस में होगा, अर्थात तृतीय कोड में, तृतीय चतुर्थांश में एक्स, भुज और कोट दोनों ही माइनस में होते हैं। अब आते हैं चतुर्थ में। चतुर्थ को आप देखें, यहाँ पे प्लस और माइनस, अर्थात यहाँ एक्स और वाई, ये ध्यान रखिएगा, एक्स अक्ष को पहले लिखा है और वाई अक्ष को बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखें, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष का मान धनात्मक होगा और वाई अक्ष का मान ऋणात्मक होगा, अर्थात चतुर्थांश के सभी बिंदुओं को चिन्ह सहित मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि अगले बिंदु में हम इन चीजों का उपयोग करेंगे। तो इस तरह से चतुर्थांश के बारे में आपको कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करा दिया। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई डैश, ये ठीक है, और इसका ये मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक सदैव 0 होते हैं। अब हम अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। दूसरा बिंदु है दूरी, अर्थात 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है, माना कि ए कोई बिंदु है और एक कोई बी बिंदु है, उस बिंदु की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम यहाँ पे चित्र पे देखें, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, अभी मैंने बताया था। x एक्सिस पे P Q T एक हमारा कोई त्रिभुज है जिसमें P बिंदु के निर्देशांक हैं x1 और y1। P Q T त्रिभुज है और वो कैसा है? कोण त्रिभुज है, देख रहे हैं आपको, T कोण 90 अंश का है, दिख रहा है। P के बिंदु के निर्देशांक x1 y1 है, Q के निर्देशांक x2 y2 है और T बिंदु जो है
वो 90 अंश का कोण बनाता है। तो हमें पी क्यू बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो पी क्यू बिंदु के दूरी ज्ञात करने के लिए हमने पी से एक्स एक्स पर आर बिंदु पर एक लंब बना दिया, जिसको कहते हैं लंब। टी बिंदु से एक्स अक्ष पर एस दूरी पर लंब मिला दिया। यहां से हम पी ओ आर को x1 ओ आर इजिकल टू x1 ये लिखो x1 ओ एस यहां से यहां तक की दूरी x2। अब हमें ये दूरी ज्ञात करनी है, अर्थात इसके लिए PT के लिए RS दूरी को ज्ञात करना है। RS दूरी को ज्ञात करने के लिए हम OS माइनस OR अर्थात x2 माइनस x1 RS ये दूरी जो होगी वो होगी x2 माइनस x1। यहां से यहां तक की दूरी कहलाएगी x2 माइनस x1। ये दूरी होगी बाय द फिगर। इसी प्रकार से अब हम y के लिए चलते हैं। एस क्यू क्या होगी? एस क्यू इजिकल टू y2 एस टी इजिकल टू y1। अब एस टी क्यू टी हमें ये दूरी याद करनी है। क्यू टी इजिकल टू क्यू टी याद करने के लिए y2 माइनस y1 होगा, अर्थात y2 माइनस y1। अब पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम इस दूरी से इस दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और लंब का वर्ग दोनों वर्गों के योग के बराबर होती है। ठीक, इसको हम सिद्ध करेंगे यहां पे दूरी ज्ञात करने के लिए, क्योंकि 90 अंश का ये एंगल है। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू फ्रॉम द पाइथागोरस प्रमेय पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर कर दें प्लस टी क्यू स्क्वायर पीटी स्क्वायर यहां पे हमने फाइंड कर लिया है, निकाल लिया है। पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस QT का मान निकाल लिया y2 माइनस y1। यहां पे हमने y2 माइनस y1 रख दिया। PQ इज इक्वल टू अंडर रूट लग जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा। PQ की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका मात्रक यहां लिख देते हैं, जो मात्रक होगा सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा वो मात्रक लिख देते हैं। इस प्रकार से हम एक्सरसाइज प्रश्नावली के प्रश्नों को हल भी कर सकते हैं। एक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया हमने। यहां पे ये है आपका P2 3 Q है 4 1। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? ये आपका x1 इज इक्वल टू 2 x2 इज इक्वल टू 4। यहां से ये x1 है और ये x2 है। यहां देखिए y1 इज इक्वल टू 3 y2 इज इक्वल टू 1। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स d इज इक्वल टू
2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। नाउ द वैल्यू ऑफ दिस, इन जो निर्देशांक दिए हैं, जो ज्यामिति निर्देशांक दिए हैं, उस निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार x2, x1, y2, y1 का मान यहाँ रखेंगे और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात होगी। d इजिकल टू अंडर रूट x2 4 है माइनस x1 2 है होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y3 3 होल स्क्वायर इजिकल टू 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर इजिकल टू अंडर रूट 4 प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर कहेंगे वो भी 4 आएगा इजिकल टू अंडर रूट 8 ये मात्रक आपका होगा। इस प्रकार से दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम ज्ञात करते हैं। इन्हीं के आधार पर अगला बिंदु हम बिंदु की तरफ हम बढ़ते हैं। विभाजन सूत्र ए और बी कोई दो बिंदु हैं और दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं x1 y1, दूसरा बिंदु जो बी है उसके निर्देशांक दिए हुए हैं x2 y2 और ये दोनों को m1 और m2 अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात इसके मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए जो विभाजन सूत्र है उसका उपयोग करेंगे x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसके द्वारा x का मान ज्ञात किया जा सकता है। उसका द्वितीय भाग y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 के द्वारा y का मान ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा भी है x इजिकल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 इसी प्रकार y इजिकल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी के साथ एक क्वेश्चन हमने लिया है। ए बी बिंदु है जो 2:3 में विभाजित होता है। P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। यहाँ पे हमने देखिए x1 बराबर -1, x2 बराबर 4, ये x1 है और ये x2 है। y1 इजिकल टू 7, y2 इजिकल टू -3 ये बिंदु है और अंतर विभाजन जो अनुपात है m1 इजिकल टू 2 और m2 इजिकल टू 3, ये m2 इजिकल टू 3। ये विभाजन के लिए सूत्र हमने अप्लाई किया है x इजिकल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सारी वैल्यू जो हमने दी हुई है उन वैल्यूज को, उन मानों को हमने समीकरण में रख दिया है। m1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 4 प्लस m2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -1 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3 इजिकल टू यहाँ करें 8 -3 इजिकल टू 5, 5 अपॉन 5 इजिकल टू 1। पहला मान x का मान हमने फाइंड कर लिया x इजिकल टू 1। ये इसी प्रकार से y की वैल्यू m1 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -3, यहाँ से -3 प्लस m2 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू 7, यहाँ पे 2 प्लस 3 -6 प्लस 21 माइनस 6 इजिकल टू 15, 15/5 अर्थात 3। x की y की वैल्यू निकल के आ गई 3। अर्थात P बिंदु पर निर्देशांक जो ज्ञात होंगे, P बिंदु का जो मान होगा x इन y में वो मान होगा 1,3 अर्थात इसका मान होगा 1,3। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम विभाजन सूत्र के द्वारा हम हल कर सकते हैं। इस तरह से और भी प्रश्न हैं उनको आप हल करेंगे। अगला
टॉपिक की तरफ हम अपने बढ़ते हैं। अगला हमारा मुख्य बिंदु है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगला बिंदु का आखिरी बिंदु है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल एक साधारण सा त्रिभुज हमने लिया है ABC। उसके C से आधार AB पर एक लंब डाल दिया जाए जो D बिंदु पर AB को 90 अंश के कोण पर पड़ता है। त्रिभुज ABC का यदि इस स्थिति में क्षेत्रफल ज्ञात करें तो आप पहले भी ज्ञात कर चुके हैं। इस तरह से 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब, ये इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। ये साधारण क्षेत्रफल है, साधारण क्षेत्रफल है। यहाँ पे हम ज्यामितीय निर्देशांक के अंतर्गत, ज्यामितीय की निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत हम त्रिभुज, यहाँ देखें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के अंतर्गत एक त्रिभुज हमने लिया है ABC। त्रिभुज ABC, A के निर्देशांक हैं x1 y1, B के निर्देशांक हैं x2 y2, C के निर्देशांक हैं x3 y3। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम बिंदु B से Q पर एक लंब डाल, A से x एक्सिस पर P बिंदु AP और C से x एक्सिस पर R, इस प्रकार से हमने इनको लंबवत कर दिया है। ये BQ AP CR या RC, ये आप देख रहे होंगे, ये क्या कहलाती हैं? ये इनकी समांतर भुजा कहलाती हैं। समांतर भुजा, एक दिन बच्चे पूछ समांतर किसे कहते हैं? दो लाइन, दो रेखाएं समांतर वो होती हैं जो एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जैसे बिजली के तार हुए, रेलवे लाइन की पटरियां हुई, वो क्या कहलाती हैं? समांतर की स्थिति कहलाती हैं। इसी प्रकार से ये हमारी देखने में थोड़ी तिरछी लग रही होगी, लेकिन ये BQ और AP और CR ये सभी पैरेलल लाइंस कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे ABQP एक कैसा बन गया? समलंब चतुर्भुज बन गया। क्या बन गया? समलंब चतुर्भुज बन गया। समलंब चतुर्भुज बनने से यहाँ पर एक सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमने अभी अप्लाई किया था, BQ प्लस AP, सामने सामने की भुजाओं का योग इनटू बिंदुओं के बीच की दूरी, अर्थात ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। बीच की दूरी क्या है? QP है। इन दोनों के बीच की दूरी है उनका गुणनफल। यहाँ पे हमने लिखा BQ प्लस AP इंटू QP, ये बीच की दूरी, ये समांतर भुजाएं हैं। ठीक है, इस तरह से BQ और AP को लिख सकते हैं। BQ को लिखते हैं y2 प्लस y1, बीच की दूरी है x1 माइनस x2। इसी प्रकार से अब हम आते हैं इस वाले त्रिभुज पे AP और CR। यहाँ पे देखें, ये भी एक समलंब की स्थिति बन रही है, समलंब चतुर्भुज बन रहा है। समलंब चतुर्भुज, उसके लिए हम 1/2 AP, हमने यहाँ देखिए AP प्लस CR, ये आमने सामने की भुजाएं हैं, दोनों को योग कर दिया। इनके बीच की दूरी ये देखिए आप, ये इनके बीच की दूरी है। हमने बीच की दूरी को x3 माइनस x1 यहाँ यूज कर दिया। -1/2
माइनस 1/2 y2 प्लस y3 x3 माइनस x2 इनका उपयोग कर लिया। अब हम यहाँ पे देखें कि त्रिभुज का जो मुख्य फॉर्मूला है, मुख्य सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC इक्वल टू 1/2 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। एक त्रिभुज, इस त्रिभुज जो दिए गए चित्र के अनुसार हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया 1/2 x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y3 माइनस y2 y1 माइनस y2। इसका मात्रक होता है स्क्वायर यूनिट। इस तरह से इन किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्यामिति विधि के द्वारा, निर्देशांक ज्यामिति विधि के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, कोई त्रिभुज ABC, मान लीजिए सपोज ABC कोई ट्रायंगल है, त्रिभुज है, जिसके निर्देशांक, जिसके ज्यामिति निर्देशांक 2, 3, B के निर्देशांक है -1, 0, C के निर्देशांक है 2, -4। ये आपको निर्देशांक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये प्रश्न दिया है। तो इसको देखें, हमने लिखा है x1, यहाँ देखें x1 ये है, x2 -1 ये दिया हुआ, x3 -2 दिया। ये x के मान हमने लिख लिए, x1 x2 x3 के मान लिख दिए। y2 अब देखें y1 का मान 3, y2 का मान 0, y3 का मान -4। हमारा त्रिभुज का जो फॉर्मूला हमने अभी ज्ञात किया है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 1/2 x1 की वैल्यू 2 y2 की वैल्यू 0 माइनस और y3 की वैल्यू -4, ये -4 प्लस x2 -1 ब्रैकेट y3 -4 माइनस y1 3 प्लस x3 2 y1 3 y2 0। ये हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल में दी गई वैल्यू, दी गए मान x1 y1 y2 के मान सब लगा दिए। अब यहाँ पे हम वैल्यूज को हल करते हैं। 1/2 यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 प्लस यहाँ पे आइए -7 -1 से मल्टीप्लाई करेगा +7 हो जाएगा, प्लस 2 3 या 6 इजिकल टू, अब यहाँ पे ऐड कर लेंगे 1/2 इंटू 8 + 7 + 6 21 अर्थात 21/2 स्क्वायर यूनिट प्राप्त होती है। इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। अब एक कंडीशन और पूछी जाती कभी कभी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 आता है तो 0 होने पर वो त्रिभुज कहलाता है सरेखीय बिंदु कहलाते हैं, सरेखीय बिंदु कहलाते हैं। उस तरह से बिंदुओं को त्रिभुज के क्षेत्रफल में, त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र में यह त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है तो ऐसे बिंदु सरेखीय बिंदु कहलाते हैं। ये टॉपिक आपका क्षेत्रफल का और आपके मुख्य बिंदु आपको हमने बताए, इस आधार पर आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।